दोस्तों, आज हम नाज़का लाइन्स के बारे में बात करेंगे। ये लाइनें परु के रेगिस्तान में वाक़ हैं। ये तस्वीरें हर लिहाज से इतनी परफेक्ट हैं कि इनको रियाजियाती और ज्योमेट्री के इल्म के बगैर बनाना नामुमकिन है। ये निशानात अपनी साख्त के एतबार से इतने बड़े हैं कि इनको दूर आसमान से ही मुकम्मल तौर पर देखा जा सकता है। इन निशानात को एक कदीम तहजीब ने 2000 साल पहले दरियाफ्त किया था। मगर दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि 2000 साल पहले लोग बोलना नहीं जानते थे, ना ही उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी और कोई जहाज वगैरह मौजूद था जिसके जरिए लैंडिंग स्ट्रिप्स और निशानात वगैरह बनाए जा सकते। तो हकीकत में इन निशानात के बनाए जाने का मकसद क्या था? इस तरह के अजीबो गरीब स्ट्रक्चर बनाने के बाद नाज़का की तहजीब के लोग अचानक कहां गायब हो गए? क्या आप जानते हैं कि लैंडिंग स्ट्रिप्स और निशानात हम इंसानों के लिए नहीं बल्कि आसमान से उड़न तश्तरियों के जरिए जमीन पर आने वाले एलियंस के लिए बनाए गए थे? अब इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या लोगों के पास इसके सबूत मौजूद हैं? जी हाँ, कैप्टन एडवर्ड का कहना है कि एक मर्तबा इस रेगिस्तान में वो अपने जहाज से नीचे झांक रहे थे तो उन्हें इस अजीबो गरीब रेगिस्तान में कुछ अजीबो गरीब निशानात देखने को मिले। इन निशानात को देखकर वो बहुत हैरान हुए और रेडियो के जरिए अपने दोस्तों को कॉल की, मगर इन परफेक्ट तस्वीरों के बारे में मालूमात फराहम नहीं हो सकी। जब कैप्टन ने अपना जहाज जमीन पर उतारा तो ये निशानात इस कदर बड़े थे कि जमीन से मुकम्मल नजर नहीं आ रहे थे। आसमान की ऊंचाई से ही ये तस्वीरें मुकम्मल तौर पर नजर आ सकती थीं। कैप्टन ने फौरन अपने दोस्तों के साथ राबिता किया और उनको इन निशानात के बारे में आगाह किया। सन 1927 में पहली मर्तबा ब्रावेरियन मिलिट्री के पायलट्स ने इन निशानात को देखा। उन्होंने इन निशानात की इत्तिला वहां की अथॉरिटीज और गवर्नमेंट को दी, मगर किसी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। मगर जब और भी बहुत से लोगों ने इन निशानात को देखना शुरू किया और ये बात जब ज्यादा फैलने लगी तो सन 1930 में जर्मनी के कुछ रियाजीदान और माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम जो मैरिया रेची के साथ इस रेगिस्तान में आई थी, इन सबको ये निशानात देखकर कुछ अजीब सा एहसास हुआ कि इन निशानात का ताल्लुक इंसानी दुनिया से नहीं हो सकता। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए उन्होंने 1930 से इस रेगिस्तान में इन लकीरों का गहराई से तज्जिया करना शुरू किया। जब उन्होंने इस तस्वीर की लंबाई और चौड़ाई नापी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि जसामत में वो तस्वीरें आम तस्वीरों की तरह नहीं थीं, बल्कि इनमें से कुछ तस्वीरें इतनी बड़ी थीं कि इनके ऊपर एक पूरा शहर आबाद हो सकता था। वो तस्वीरें बंदरों, मकड़ियों और कुछ बहुत बड़े बड़े परिंदों की थीं जिनको नापना बहुत नामुमकिन सी बात लगती थी। कुछ अशकाल इतनी सीधी और वाज़ेह बनी हुई थीं कि वो किसी साफ शफाफ रनवे की तरह कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। सोचने वाली बात यह है कि इतनी दुरुस्त अंदाज और मेजरमेंट्स के साथ ये इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें कैसे बनाई गई थी, क्योंकि इनको जमीन पर खड़े होकर नहीं देखा जा सकता था। और इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी ये अशकाल यूं की तूं हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। क्या ये वाकई उड़न तश्तरियों का लैंडिंग मकाम है जहां आज भी एलियंस आ जा रहे हैं? मगर ये सवाल जानने से पहले यहाँ पर बसने वाली तहजीब पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। नाज़का सिविलाइजेशन इस मकाम पर 2000 साल पहले आबाद थी, मगर ये सारी तहजीब एक ही दिन में कहीं गायब हो गई। ये कैसे हुआ? ये तहजीब एक पुरसुकून दुनिया का हिस्सा थी। इनके पास जदीद आबपाशी का निजाम मौजूद था। इन्होंने जदीद रियाजियाती स्ट्रक्चर बनाए। उस दौर में जदीद आलात, टेक्नोलॉजी, ये सब ना होने की वजह से इस कदर परफेक्ट स्ट्रक्चर ये एक मौजज़ाती कारनामा लगता था। तो क्या किसी दूसरे सैयारे की मखलूक ने इनकी मदद की थी या आसमान से एलियंस उतरे थे? रिसर्चर्स ने जब इन स्ट्रक्चर्स पर रिसर्च की तो कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आईं। ये स्ट्रक्चर कोई आम स्ट्रक्चर नहीं थे, बल्कि ये फल्कियाती नक्शे थे। रिसर्चर्स ने जब इस ह्यूमन बर्ड की तस्वीर पर रिसर्च की तो ये बात सामने आई। ये तस्वीर आसमान पर बने सितारों के निशानात का कुछ इस तरह से बुर्ज बना रही थी। बंदर की तस्वीर भी रोशनी के एक बड़े बुर्ज से मेल खा रही थी और सीधी लाइन की तरह बने हुए स्ट्रक्चर साल के कुछ खास दिनों पर मुहित सूरज और चांद की समत का तयन कर रहे थे। साल 1976 में माहिरीन आसार कदीमा के एक अमले ने इस रेगिस्तान में कुछ गार दरियाफ्त किए। जब वो गार के अंदर गए तो उन्होंने वहां की दीवारों पर अजीबो गरीब और पुरअसरार पेंटिंग्स बनी हुई देखी। इनमें से कुछ तस्वीरें बहुत बड़े बड़े सरों और आंखों वाली एलियन नुमा मखलूक की थीं। कुछ तस्वीरों में यूं लग रहा था कि आसमान से कोई पुरअसरार मखलूक जमीन की तरफ आ रही है। कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जो देखने में इंसान लगते थे, मगर उनका सर किसी और दुनिया की मखलूक का लगता था। इन सब तस्वीरों को देखकर लगता था कि जैसे ये तहजीब किसी दूसरी दुनिया की मखलूक से राबिते में थी। इन सब चीजों के बावजूद जो चीज हमें सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है
कि ये लोग जमीन से एकदम कहां गायब हो गए। ये तहजीब जनूबी अमेरिका की जदीद, ज़हीन, शानदार और रख रखाव वाली तहजीब थी। फिर भी ये तहजीब पलक झपकने में कैसे गायब हो गई? सन 1990 में इस रेगिस्तान में खुदाई की गई तो वहां पर इस तहजीब के लोगों की हड्डियों के ढांचे मिले, मगर वो ढांचे काफी अजीबोगरीब किस्म के थे। कुछ लोगों के सर धड़ से अलग थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खुद सर और धड़ को अलग किया हो, और कुछ खोपड़ियां आम खोपड़ियों से काफी लंबी थी। जब इन हड्डियों पर रिसर्च की गई तो इनमें से कुछ हड्डियां जानवरों की थी। रिसर्च के दौरान ये बात भी सामने आई कि कुछ लोगों की हड्डियों पर ऐसे कट लगे हुए थे जैसे किसी ने तेज धार आले के साथ ये निशानात बनाए हों। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि कुदरती आफात इन सब की मौत की वजह बनी होगी, क्योंकि जिस दौर में यहाँ ये तहजीब आबाद थी उस वक्त एक शदीद जलजला आया था। रिसर्च में यह भी पता चला कि यह तहजीब तकरीबन 40 साल तक कहत साली का शिकार भी रही, तो यहाँ पर मौजूद पानी के जखायर सूखना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इस तहजीब पर जिंदगी तंग होना शुरू हो गई, और इस तरह यह तहजीब सफाए हस्ती से मिटती चली गई। एक नजरिया यह कहता है कि इस तहजीब के दूसरे सैयारे की मखलूकात के साथ ताल्लुकात थे और इस मुश्किल वक्त में दूसरे सैयारे की मखलूक उनको अपने साथ अपने सैयारे पर ले गई। सन 1980 में जब यूएफओ रिसर्चर इस रेगिस्तान में सीधी बनी हुई लाइनों पर रिसर्च कर रहे थे जो किसी रनवे की तरह बिल्कुल सीधी थीं, इन सीधी बनी हुई लाइनों में एक अजीब किस्म की एनर्जी भी रिकॉर्ड की गई जो कि रेडियो सिग्नल्स की तरफ इशारा करती थी। अगर ये रिसर्च सच पर मबनी है तो क्या किसी जमाने में यहाँ पर यूएफओ उतरते होंगे? नासा ने जब सैटेलाइट के जरिए इस एरिया का इमेज कैप्चर किया तो उन्होंने ये बात नोट की कि कुछ स्ट्रक्चर्स के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोशनी जैसी एनर्जी के जराए मौजूद हैं। इस तहजीब में बसने वाले बुजुर्गों का कहना था कि उनके बाप दादा उड़न तश्तरियों का जिक्र किया करते थे। इसी तरह सन 1960 में भी कुछ लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने इस रेगिस्तान के ऊपर अजीब किस्म की उड़ती हुई रोशनियां देखी हैं। सन 1986 में एक पायलट ने यह दावा किया कि उसने इस रेगिस्तान के ऊपर एक अजीब चमकती हुई लाइट तेजी से उड़ती और गायब होती देखी है। इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स ने इस कदीम तहजीब की किताबों का मुताला किया तो उन्हें यह पता चला कि इस किताब में एक ऐसी नस्ल का जिक्र भी था जो कहीं दूर खला से आई थी और फिर खला की तरफ वापस चली गई। जब यह तहजीब इस रेगिस्तान में आबाद थी तब उन्होंने इस रेगिस्तान में छोटी अशकाल के नक्शो निगार की इब्तिदा की जो आज भी देखे जा सकते हैं। इस तहजीब की अशकाल पहाड़ों पर बनी हुई पाई गईं, जबकि नाज़का सिविलाइजेशन और पारासिस सिविलाइजेशन की अशकाल में नुमाया फर्क है। जब माहिरीन आसार कदीमा ने पारासिस तहजीब के मंदिरों और मुख्तलिफ मकामात में इन अशकाल का जायजा लिया तो उन्हें पता चला कि उनके ये नमूने भी मिस्री मीनारों जैसे ही हैं। इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि हो सकता है नाज़का सिविलाइजेशन ने पारासिस तहजीब की इन रिवायात में जिद्दत पैदा करके इनको बरकरार रखा हो। सन 1960 में जब खला में ऐसे सैयारे ढूंढने की मुहिम का आगाज हुआ जहां इंसानी बका मुमकिन थी, तो रिसर्चर्स ने इन सैयारों को ढूंढने की इब्तिदा ऐसे सैयारों से की जहां का पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो, और इन सैयारों पर ऐसे मॉलिक्यूल्स की खोज करना जो हमारी जमीन पर महज हैवानात ही पैदा कर सकते हैं। बिलाखिर काफी रिसर्च के बाद साइंसदानों ने एक ऐसा कंपाउंड दरियाफ्त कर लिया जिसका नाम डिमिथाइल सल्फाइड था। ये जमीन पर सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन को ही पैदा करते हैं। ये इंसानों के हाथों किसी भी किस्म की मशीन से तैयार नहीं किया जाता, जिससे इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा मिलता है कि इस कंपाउंड और ऐसे ही चंद मजीद और कंपाउंड्स के मिल जाने से हम एलियंस की तलाश का काम शुरू कर सकते थे। दोस्तों, ये फिर भी सोचने की बात है, क्या हम आसानी के साथ इस मखलूक यानी एलियंस को ढूंढ सकते हैं? इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ईएसए और नासा कंपनी ने एक हिकमत अमली के तहत 3 बहुत बड़े मिशन, जिनके नाम कॉरट सैटेलाइट, गाया सैटेलाइट और कैल्पर्स हैं, ये भेजे। कॉरट सैटेलाइट 27 दिसंबर सन 2006 को लॉन्च किया गया, गाया सैटेलाइट 19 दिसंबर 2013 को, जबकि कैल्पर्स 7 मार्च 2009 को लॉन्च किया गया। और इस मिशन के जरिए उन्होंने 5573 सैयारे दरियाफ्त किए, जिनमें 63 सैयारे ऐसे थे जिनमें इंसानी बका मुमकिन थी। रिसर्चर्स ने इस मिशन पर काफी मेहनत की और बहुत से डॉलर भी खर्च किए, मगर कुछ खातिर खा नताइज हासिल न हुए और सभी साइंसदान और रिसर्चर्स तकरीबन नाउम्मीद हो चुके थे। मगर कुछ माह पहले ही एक अखबार में एक हैरत अंगेज खबर शाये हुई कि कैल्पर्स ने एक ऐसे सैयारे की निशानदही की है जहां पर ठोस सबूत और रिसर्च के बाद डाइमेथाइल सल्फाइड के निशानात मिले हैं। और हकीकत में नासा कंपनी में मौजूद रिसर्चर
बायो सिग्नेचर की मदद से जमीन से दूर किसी बैरूनी सैयारे पर स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने K218b नाम का एक सैयारा दरियाफ्त किया। जब उन्होंने इस सैयारे को मजीद स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि K218b सैयारे की आबोहवा और हमारी जमीन की आबोहवा काफी हद तक मिलती जुलती है। बुनियादी तौर पर इस सैयारे की आबोहवा भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी ही मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ थी। साइंसदानों ने इस सैयारे का जब और गहराई में जाकर मुताला किया तो उन्हें मालूम हुआ कि इस सैयारे पर थोड़ी सी मिकदार में डाइमेथाइल सल्फाइड भी मौजूद है। दोस्तों, क्या इन तमाम मॉलिक्यूल्स का K218b में मौजूद होना इस बात की निशानदही करता है कि वहां भी कोई दूसरी दुनिया की मखलूक और हयात पनप रही है जिसे हम एलियंस का नाम दे सकते हैं? अगर इस सैयारे में जमीन जैसी आबो हवा और तमाम मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो ऐन मुमकिन है कि ये बात 100% दुरुस्त हो कि वहां पर एलियंस सरवाइव कर रहे हैं। इस न्यूज़पेपर में ये खबर भी वाज़ेह तौर पर पब्लिश की गई थी कि वो किसी आतिश फशा जैसे गैर हयातियाती कुदरती अमल से तख्लीक नहीं हुए। मगर दोस्तों, जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत हम इस कंपाउंड को बाआसानी लेबोरेटरी में भी तख्लीक कर सकते हैं। इसलिए हमें हाइड्रोजन सल्फाइड और मैथनॉल को 380 डिग्री सेल्सियस के अमल से गुजारना होगा, तो इस तरह आराम से डाइमेथाइल सल्फाइड तैयार हो जाएगा। ऐन मुमकिन है कि इस सैयारे पर भी ऐसी तमाम हालात मौजूद हों और वो हयात कुदरती तौर पर बगैर किसी तैरते हुए नबाताती उज़विये के ही पनप रही हो। जब तक हमें 100% इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि K218b पर हाइड्रोजन सल्फाइड और मैथनॉल मौजूद नहीं है, तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखकर तहकीक करना होगी कि हो सकता है वहां पर कोई जिंदगी एग्जिस्ट ही ना करती हो। और इसी वजह से साइंसदान इस बात पर पूरी तहकीक कर रहे थे और वहां पर और मॉलिक्यूल्स को भी खोज रहे थे ताकि उन्हें इस बात का पुख्ता यकीन हो जाए कि वहां पर कोई मखलूक आबाद है या कि नहीं। दोस्तों, कोई भी जदीद तहजीब बाहम राबिते के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। मिसाल के तौर पर हमारे FM रेडियोज, टेलीविजन, मोबाइल फोन, सैटेलाइट्स जैसे फजा में इन तमाम टेक्नोलॉजीज से रेडियो सिग्नल्स निकलते हैं, ऐसे ही उनकी टेक्नोलॉजी से भी रेडियो सिग्नल रिलीज होंगे और हो सकता है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमसे बहुत आगे हों। और साइंसदानों ने इन लहरों को कैप्चर करने को टेक्नो सिग्नेचर का नाम दिया है। इसी बात के पेश नजर 3 बहुत बड़े साइंसदान फ्रैंक ड्रेक, स्टीफन हॉकिंग्स और यूरी मिलनर ने मिलकर 2015 में ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट का आगाज किया और एलियंस को ढूंढने की शुरुआत की। उन्होंने निशानदही करने की कोशिश की कि ऐसे कौन से सैयारे हैं जिनमें एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है, और उन्होंने रिसर्च के बाद मिल्की वे कहकशां में मौजूद 17 सितारों के अंदर ऐसे सैयारों को ढूंढना शुरू किया जहां पर इंसानी जिंदगी की बका मुमकिन थी, क्योंकि इन साइंसदानों का मुश्तरका दावा था कि कहकशाओं के मरकज में मौजूद सितारों के अंदर जिंदगी मौजूद हो सकती है। दोस्तों, जब हमारा सूरज और जमीन वजूद में आए उसके बाद 4.6 बिलियन साल बाद पहले इंसान ने इस जमीन पर कदम रखा था। फिर उसके तकरीबन 3 लाख साल बाद इंसानों ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना शुरू की जो खला में इंसानों के एग्जिस्टेंस की निशानात भी भेज सकती है। यानी जब इंसानों ने खला में टेक्नो सिग्नेचर भेजने शुरू किए तब तक हमारा सूरज अपनी आधी जिंदगी मुकम्मल कर चुका था। इसका मतलब यह था कि एक सैयारा जितना पुराना हो तो ये चांस 100% हो सकते हैं कि उसके इर्द गिर्द घूमने वाले सितारों में जिंदगी मुमकिन है। तो एक गैलेक्सी में जो सितारा सबसे पुराना हो वो कहकशाओं के मरकज में मौजूद होता है। रिसर्चर्स ने भी कहकशा के मरकज में मौजूद सितारों को रिसर्च करने के लिए चुना। इन सितारों से निकलते हुए रेडियो सिग्नल्स को स्टडी करते हुए उन्हें एक रुकावट का सामना करना पड़ा, और रुकावट ये थी कि ब्लैक होल, पल्सर्स और स्टार्स से आ रहे रेडियो सिग्नल्स और एलियन सिग्नल्स में फर्क कैसे मालूम किया जाए। तो इस मसले के हल के लिए रिसर्चर्स ने सबसे पहले इस चीज का मुताला करना शुरू किया कि पल्सर स्टार्स या ब्लैक होल्स किस फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल्स को रिलीज करते हैं। इन रेडियो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी का पता लगाने के बाद उन्होंने ऐसे रेडियो सिग्नल्स की तलाश शुरू की जो इनसे बिल्कुल अलग थे या मुख्तलिफ थे। इतनी बड़ी मालियत का प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद और रिसर्चर्स की तहकीक से क्या रिसर्चर्स को कहकशां के वस्त में मौजूद सितारों के अंदर ऐसी जिंदगी के आसार मिले जिनसे पता चलता हो कि वहां पर एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है या कि नहीं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि रिसर्चर्स को तकरीबन 11 ऐसे साइंस मिले जो किसी भी कुदरती चीज से मेल नहीं खा रहे थे। इन तमाम चीजों के बावजूद
बदकिस्मती से उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका जिससे उन्हें यह पता चले कि एलियंस इस दुनिया का हिस्सा हैं या नहीं। इसलिए इतनी ज्यादा रिसर्च और मेहनत के बाद वो इसी मकाम पर खड़े थे जहां से वो चले थे। कहकशां के वस्त में अरबों सितारे हैं। रिसर्चर्स ने इनमें से सिर्फ 1700 सितारों का ही मुताला किया और इन पर रिसर्च की, यानी वो 1% हिस्से से भी कम सितारों का मुताला कर पाए। और ऐन मुमकिन है कि रेडियो सिग्नल तादाद में इतने ज्यादा नहीं थे और उन्होंने रेडियो सिग्नल को मिस भी किया हो। इनको दुरुस्त करने का एक ही तरीका यह था कि हमारे तमाम सैटेलाइट्स मिल्की वे के वस्त में मौजूद सितारों ही की नहीं बल्कि इसके चारों समत एलियंस लाइफ के बारे में रिसर्च करें। अब रिसर्चर्स को चाहिए था कि वो अपनी हिकमत अमली को थोड़ा और वसी करें। फिर उन्होंने दूसरी कहकशाओं पर रिसर्च करने के बारे में सोचा और इस काम के लिए सन 2023 में उन्होंने एक ऐसा लाहे अमल तैयार किया जिससे वो बैक वक्त ट्रिलियंस की तादाद में सितारों का मुताला कर सकते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने सबसे पहले मिल्की वे की सबसे नजदीक तरीन गैलेक्सी को खोजा। फिर ग्रीन बैंक रेडियो टेलीस्कोप की मदद से इन कहकशाओं से आ रहे रेडियो सिग्नल्स का 1440 टेराबाइट तक डेटा जमा किया। अब इतने ज्यादा डेटा को जमा करने के लिए बहुत ज्यादा पेन ड्राइव्स दरकार थे और इस पर अमल दरामद करते करते रिसर्चर्स को 4 साल तक का अरसा लग जाता। इसीलिए उन्होंने इस तमाम डेटा का मुताला करने की बजाय स्टेप बाय स्टेप फिल्टर करने के बारे में सोचा। इस मकसद के लिए उन्होंने सबसे पहले इस चीज का अंदाजा लगाया कि इन तमाम रेडियो सिग्नल्स में से कौन सा रेडियो सिग्नल सैयारे से आया है। क्योंकि सैयारे अपने सितारे के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं, इसलिए उनकी लहरों की फ्रीक्वेंसी घटती बढ़ती रहती है। इस पूरे डेटा में सैयारों से आ रहे सिग्नल्स को ढूंढने के लिए रिसर्चर्स ने टर्बोसिटी सॉफ्टवेयर की मदद से सिर्फ उन सिग्नल्स को कैप्चर किया जिनकी आवाज नजदीक से नजदीक तर होती जा रही थी। इस नतीजे में उन्हें 6 मिलियन सिग्नल ऐसे मिले जो किसी न किसी सैयारे से आ रहे थे। जब इन 6 मिलियन सिग्नल्स को और फिल्टर किया गया तो साइंसदानों के पास सिर्फ 1519 सिग्नल्स ही बचे। ये सिग्नल 100% किसी सैयारे से ही आ रहे थे, क्योंकि इन सिग्नल्स के पीछे किसी किस्म का भी कोई शोर नहीं था। इससे यह नतीजा अखज़ होता है कि हमें एलियंस लाइफ के सिग्नल मिल चुके हैं। साइंसदानों ने इन 1519 सिग्नल्स को एक एक करके जाती तौर पर मुताला किया, मगर नतीजा 0 निकला, क्योंकि 1519 सिग्नल्स में से तकरीबन सभी सिग्नल्स अपनी ही सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के रेडियो सिग्नल्स थे। 97 कहकशाओं में से मिलने वाले 6 मिलियन सिग्नल्स में से कोई एक सिग्नल भी ऐसा नहीं था जिससे यह पता चल सके कि किसी और दुनिया में एलियंस आबाद हैं या वो सिग्नल एलियंस की मौजूदगी का पता दे रहे हों। रिसर्चर्स और साइंसदानों ने लाखों अरबों डॉलर एलियंस लाइफ को ढूंढने के लिए सर्फ कर दिए, मगर आखिरकार वो नाकाम रहे। मगर उम्मीद है कि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी और जदीद हो जाएगी और हम किसी दूसरी दुनिया की मखलूक को ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, ये सन 1950 की बात है जब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में से रात की तारीकी में लोगों के घरों के सामने और गलियों से डस्टबिन भी गायब होना शुरू हो गए। वहां के लोगों ने जब इस वारदात को मुसलसल होते हुए देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। अब जब दूसरे मोहल्लों और गलियों से भी डस्टबिन गायब होना शुरू हुए तो उन्होंने पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। और दूसरी तरफ अमेरिका के कुछ लोग ये दावा करने लगे कि उन्होंने रात की तारीकी में आसमान पर उड़न तश्तरियों को उड़ते हुए देखा है। फिर ये लोग अपने इस दावे को पब्लिक करने लगे और लोगों को ये बतलाने लगे कि उन्होंने रात की तारीकी में क्या देखा और उन्हें क्या महसूस हुआ। लोगों ने यूएफओ और रात की तारीकी में गायब होने वाली डस्टबिन की कड़ियों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि रात के अंधेरे में एलियन ये काम करते हों, यानी वो डस्टबिन चुराते हों। और ये बयानिया इस कदर गर्दिश में आया कि द न्यूयॉर्कर मैगजीन ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक पेंटिंग भी पब्लिश की। इस मैगजीन ने इस पेंटिंग में ये बात नुमाया की कि रात के वक्त एलियन न्यूयॉर्क सिटी से डस्टबिन उठाकर आसमान की तरफ भाग रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ रिसर्चर्स अमेरिका के लॉस आलमोस शहर में एक साथ बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे और आपस में मुख्तलिफ तहकीकात के बारे में तबादला ख्याल कर रहे थे कि उनमें से एक रिसर्चर जो कि अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के चीफ आर्किटेक्ट और नोबेल इनाम याफ्ता थे, जिनका नाम एनरिको फर्मी था, उनकी नजर उसी पेपर पर पड़ी जिसमें मैगजीन ने वो पेंटिंग पब्लिश की थी। अब इस रिसर्चर ने इस ड्राइंग को देखकर एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब रिसर्चर्स आज भी ढूंढ रहे हैं।
उस रिसर्चर का सवाल ये था कि अगर हमारी ये कायनात 13.8 बिलियन साल पुरानी है, यहाँ पर अरबों खरबों की तादाद में सितारे और सैयारे मौजूद हैं, तो फिर इस दुनिया में यकीनन कोई और मखलूक भी आबाद होनी चाहिए जो देखने में तकरीबन हमारे जैसी ही नजर आती हो। एनरिको फर्मी ने यही सवाल उठाया कि आखिर ये एलियंस कहाँ हैं और हमें नजर क्यों नहीं आते। दोस्तों, जब हम एक इंसानी जिंदगी की बात करते हैं तो दरअसल हम डीएनए की बात कर रहे होते हैं, जिसे हम एक ऐसा मॉलिक्यूल समझते हैं जो अपने जैसी और भी कॉपियां बना सकता है। और इसी तरह इस जमीन पर इंसानी इर्तिका का सिलसिला चलता रहता है और ये डीएनए फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन इन बुनियादी अज्जा से मिलकर बनता है। और ये हमारे निजाम शमसी में मौजूद बुनियादी अज्जा हैं जो खला में काफी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं और हमारी पूरी कायनात में ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम, नोबल गैसेस ये अज्जा बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं। अब हम इन तमाम एलिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ये देख सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स की मदद से इंसानी जिस्म तख्लीक किया गया है, यही एलिमेंट्स इस पूरे यूनिवर्स में बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। हमारी जमीन में भी वही एलिमेंट्स इसी मिकदार में मौजूद हैं जिस मिकदार में ये एलिमेंट खला में मौजूद हैं। मगर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हमारी जमीन गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद होने की वजह से बहुत खास होनी चाहिए, क्योंकि इस जोन में इंसानी बका, नबातात, हर तरह की जिंदगी मुमकिन है। मगर नासा के कैल्पर स्पेस टेलीस्कोप और दूसरी जदीद टेलीस्कोप्स की मदद से आज हम ये जानने के काबिल हुए हैं कि हर 5 में से एक सितारा ऐसा है जिसका एक सैयारा बिल्कुल हमारी जमीन की तरह गोल्डीलॉक्स जोन में है। यानी कि इस बात का 100% यकीन किया जा सकता है कि वहां पर इंसानी जिंदगियां मौजूद होंगी। अब आप यकीनन इस बात में उलझने वाले हैं कि हमारी कायनात तकरीबन 13.8 बिलियन साल पुरानी है। फकत हमारी गैलेक्सी में तकरीबन 400 करोड़ सितारे मौजूद हैं और हमारी मुशाहिदाती कायनात में, यानी कि जो अब तक हमने एक्सप्लोर की है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज और भी मौजूद हैं। अब हम इसमें वक्त का तूल और अर्द भी शामिल करते हैं जो कि 13.8 बिलियन साल यानी जिस वक्त से खला वजूद में आया है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इतने लंबे अरसे से इतने ज्यादा सितारों में क्या सिर्फ हमारी जमीन ही ऐसी है जहां पर इंसान अपनी बस्तियां बसा सकते हैं? इतने ज्यादा सितारों और सैयारों की मौजूदगी में क्या इसके अलावा इस खला में कोई और सैयारा मौजूद नहीं होगा? हमारी जमीन 5.4 बिलियन साल पुरानी है। इस जमीन पर पहला जानदार 7.3 बिलियन साल पहले वजूद में आया था। 390 मिलियन साल पहले एक पहला जानदार जो पानी में तख्लीक किया गया, वो पानी से निकलकर खुश्की पर चलने लगा। मगर दोस्तों, वो डायनासोर जिनको हम बहुत ज्यादा कदीम तसव्वुर करते हैं, ये सिर्फ 250 मिलियन साल ही पुराने हैं और 65 मिलियन साल पहले वो खत्म भी हो चुके थे। और हम इंसान 3 लाख साल पहले इस जमीन पर आबाद हुए थे। तकरीबन 12,000 साल पहले इंसान ने फसल उगाने का काम शुरू किया। इंसान ने 200 साल पहले कंप्यूटर इजाद किया और इंजन जैसी तख्लीक की। मगर आज रिसर्चर्स 8 अक्टूबर को जुपिटर के मून यूरोपा पे एक ऐसा रोबोट भेज रहे हैं जो इस चांद की सतह पर जमी हुई बर्फ की मोटी तह को चीरता हुआ यूरोपा में मौजूद गहरे समुद्र की तह में पनपती हुई किसी मखलूक की खोज करेगा। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में पिछले 100 साल में इस कदर तेजी से टेक्नोलॉजी में जिद्दत आई है जो पिछले 1000 साल में नहीं आ सकी, और इंसान ने पिछले 200 साल में वो कुछ हासिल कर लिया है जो कदीम तहजीबों को हासिल करने में 5000 साल लगे। ये कायनात हमारी जमीन से अरबों खरबों साल पुरानी है। अगर हम मान लें कि 5 में से एक सैयारा ऐसा है जहां पर जिंदगी मुमकिन है, वहां पर तमाम बुनियादी एलिमेंट्स मौजूद हैं, और कोई ऐसा सैयारा मौजूद हो जो हमारी जमीन से थोड़े ही अरसे पहले वजूद में आया हो। तकरीबन 300 मिलियन साल पहले हमारी जमीन में एक इंसान से इंसानी आबादी में इस कदर तरक्की की कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया, और आज इंसान कहां से कहां पहुंच चुका है। क्या दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि हम 300 मिलियन साल बाद कहां होंगे, और क्या ये मुमकिन है कि हम 300 मिलियन साल के बाद जहां पहुंचेंगे आज किसी और सैयारे में बसी हुई कोई मखलूक टेक्नोलॉजी की दौड़ में हमसे आगे हो, और वो उस मकाम पर हो जहां पर हम 3 मिलियन साल बाद होंगे? वो मखलूक इतनी एडवांस हो सकती है कि हमारे और उनके दिमागों में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो दोस्तों,
یہ مخلوق ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ انریکو فرمی کے سوال پر سبھی ریسرچر سوچ میں پڑ گئے اور غور و فکر کرنے لگے۔ بعد میں اس نظریے کو فرمی پیراڈاکس کا نام دیا گیا۔ اس نظریے کے بعد ریسرچرز 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس نظریے کو درست مانتا تھا۔ اس گروپ کے مطابق اگر ہم کوشش کریں تو خلا میں ایلینز کی ایگزسٹنس کو پا سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی موجودگی کو، اور وہ خلا میں ایلینز کو ڈھونڈنے کے ثبوت تلاش کرنے لگے۔ اور ایک گروہ وہ تھا جو سرے سے ہی اس بات کا انکار کرتا رہا کہ اس دنیا میں ایلین موجود ہیں، اور یہ گروپ خلا میں ایلینز کے نہ ہونے کے ثبوت تلاش کرنے لگا۔ جن لوگوں کو لگتا تھا کہ کسی سیارے میں ایلینز موجود ہو سکتے ہیں، وہ گہرائی میں جا کر اس بارے میں تحقیق کرنے لگے۔ انہی سائنسدانوں میں ایک امریکن ایسٹرونومر فرینک ڈریک بھی شامل تھے۔ اس شخص نے پہلی مرتبہ ایک ایلین ریسرچ مشن مینج کیا تھا۔ یہ تقریباً سن 1950 کی بات ہے۔ اس وقت گرین بینک ٹیلیسکوپ دنیا کی پہلی ریڈیو فلکیاتی دوربین ہوا کرتی تھی۔ فرینک ڈریک نے خلا سے آتی ہوئی کچھ غیر معمولی لہروں کو سننے کے لیے پہلی مرتبہ اسی ٹیلیسکوپ کا استعمال کیا، تاکہ کسی دوسرے سیارے میں رہنے والی مخلوق اگر ہمیں کوئی پیغام بھیج رہی ہو تو ہم اس پیغام کو سن کر ڈیکوڈ کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ وہ ہم سے آخر کہہ کیا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اب ایلین کی آواز کو سننے کے لیے فقط ریڈیو ویوز کا راستہ ہی کیوں استعمال کیا گیا؟ دوستو، وہ اس لیے کیونکہ یہ ریڈیو ویوز آسانی سے ملینز آف لائٹ ایئرز کا سفر کر سکتی ہیں، اور وہ زمین کی آب و ہوا میں سے گزر کر ہم تک بآسانی پہنچ سکتی ہیں۔ ہم انسان بھی تقریباً پچھلے 100 سال سے خلا میں ریڈیو ویو بھیج رہے ہیں، جو آج تقریباً 1000 ستاروں تک پہنچ بھی چکی ہے۔ ہماری زمین کے ریڈیو سگنل سن، ویگا، سٹار پروکسیما، سینچری، برنارڈ، الڈیبارن، سیرس تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر ان کے آس پاس کسی سیارے میں کوئی ایلین لائف موجود ہوئی تو ان تک ہمارے سگنلز پہنچ چکے ہوں گے، اور اسی وجہ سے ریڈیو ٹیلیسکوپ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ فرینک کی ریسرچ کا عمل کافی سست روی سے چل رہا تھا کیونکہ وہ اس ریسرچ میں تنہا تھا۔ فرینک کو ایسے ذہین ریسرچر کی ضرورت تھی جو اس کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ اس ریسرچ میں شامل ہو تاکہ یہ عمل تیزی سے آگے بڑھ سکے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرینک کی مدد سے اس دور کے بہترین سائنسدانوں کی ایک میٹنگ ترتیب دی گئی۔ اس میٹنگ کا نام گرین بینک کانفرنس رکھا گیا۔ ان سب نے مل کر ایک مشن کو ترتیب دیا جس کا نام ریسرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس تھا۔ یہ مشن تمام ایلینز مشنز کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ 15 اگست سن 1977 میں اسی مشن کی بدولت ایک عجیب و غریب ایلینز میسج سننے کو ملا، اور یہ تاریخ میں صرف ایک ہی بار سنا گیا۔ اس آواز کو سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ایلین ہم تک اپنا کوئی پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس دور میں اس سگنل کو دا واو سگنل کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک پروجیکٹ فینکس کے ذریعے زمین کے نزدیک تقریباً 800 ستاروں پر عمل درآمد کیا گیا اور ان سے ریڈیو کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ پروجیکٹ سن 1995 سے سن 2004 تک چلتا رہا، مگر اس میں بھی توقع کے برعکس نتائج حاصل ہوئے اور ہمیں کوئی مثبت جواب موصول نہیں ہوا۔